Assalamu alaikum students. Hope you are fine and enjoying good health. Students, in our previous video, we've talked about uh, Lewis acid base concept. और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की विच इज़ नॉन एज HSAB प्रिंसिपल या शैब कॉन्सेप्ट या शैब प्रिंसिपल के नाम से जिसको हम जानते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शैब प्रिंसिपल। This SHAP stands for soft and hard acid base principle. Soft and hard acid base principle. पहली बात ये कि इस प्रिंसिपल की क्या ज़रूरत पेश आई, क्यों पेश आई, इस प्रिंसिपल की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो आप लोगों को याद होगा इन द लीस्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट आई टोल्ड यू सम लिमिटेशंस ऑफ लीस्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और उसमें से एक लिमिटेशन ये थी कि जो लीस्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है इट डज नॉट टेल यू द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये आपको डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ के बारे में नहीं बताता। एंड इट ऑल्सो डज नॉट टेल यू अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की जो रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में ये आपको इन्फॉर्म नहीं करता लीस्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। सो ये जो शैप प्रिंसिपल था, दिस प्रिंसिपल वॉज पुट फॉरवर्ड to basically explain the stability of the complex compounds। ये complex compound की stability को explain करने के लिए present किया गया। And this was presented in 1963 by a scientist known as Pearson। So this principle was put forward by Pearson in 1963। पियर्सन ने क्या किया, what did he do is पियर्सन ने जो ल्यूइस के एसिड्स और बेसिस थे उनको दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसने ल्यूइस एसिड बेसिस को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया और वो दो जो क्लासेस थी उनको क्लास ए और क्लास बी का नाम दिया गया, क्लास ए एंड क्लास बी। ठीक है, क्लास ए एंड क्लास बी में डिवाइड कर दिया ल्यूइस एसिड्स और बेसिस को। क्लास ए के अंदर ल्यूइस एसिड्स भी मौजूद हैं जिनको हम हार्ड एसिड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें बेसिस भी मौजूद है जिनको हम हार्ड बेसिस के नाम से जानते हैं। और क्लास बी के अंदर जो एसिड्स थे उनको सॉफ्ट एसिड्स कहा गया, सॉफ्ट एसिड्स। और जो बेसिस इस क्लास में इंक्लूडेड थी दे वर कॉल्ड एज सॉफ्ट बेसिस। सो इस तरह से पियर्सन ने जो ल्यूइस एसिड्स और बेसिस थे उनको दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए में जो एसिड्स और बेसिस थे दे वर कॉल्ड एज हार्ड एसिड्स एंड बेसिस, और क्लास बी के अंदर जो एसिड्स और बेसिस प्रेजेंट थे दे वर कॉल्ड एज सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। नाउ लेट अस सी कि ये हार्ड एसिड्स और हार्ड बेसिस क्या होती हैं, इसी तरह सॉफ्ट एसिड्स और सॉफ्ट बेसिस क्या होती हैं। सो लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। So let us first talk about hard acids and soft acids. Hard acids और soft acids। आपको लीस्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट से ये बात पता होनी चाहिए कि जितने भी कैटाइंस होते हैं वो एसिड्स होते हैं, बिकॉज लीस्ट कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं वो लीस्ट एसिड्स होते हैं, और कैटाइन जो है इट हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो होते हैं दे आर ऑल एसिड्स। तो कैटाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, सो दे आर इंक्लूडेड, दे आर कंसिडर्ड एज एसिड्स। तो हार्ड एसिड्स क्या होंगे, हार्ड एसिड्स हम उन एसिड्स को बोलेंगे विच आर ऑफ स्मॉल साइज
स्मॉल साइज, जिस कैटाइन का साइज स्मॉल होगा, वो हम कैटाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिस कैटाइन का साइज स्मॉल होगा इट विल हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज हार्ड। हार्ड का मतलब है इट हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। सो वो कैटाइंस जिनका साइज स्मॉल होता है विच आर लेस पोलराइजेबल, वो कैटाइंस जो लेस पोलराइजेबल होते हैं, लेस पोलराइजेबल मीन आप उनको उनके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ज़्यादा पोलराइज नहीं कर सकते हैं, और विद हाई पॉजिटिव चार्ज, हाई पॉजिटिव चार्ज। तो वो स्पीशीज कि जिनका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, जो लेस पोलराइजेबल होते हैं, जो स्मॉल साइज के होते हैं, ऐसे जो तमाम कैटाइंस हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज हार्ड एसिड्स। तो एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि कैटाइंस सारे एसिड्स होते हैं, और कैटाइंस में से हार्ड एसिड्स वो वाले कैटाइंस होंगे जिनका साइज स्मॉल होगा, जो लेस पोलराइजेबल होंगे, और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक है, सो आ जाए कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे आप देखें अगर पीरियोडिक टेबल में, तो लिथियम Li पॉजिटिव, सोडियम, ये पीरियोडिक टेबल में टॉप के ऊपर है। तो टॉप के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, तो उनके जो कैटाइंस होते हैं वो हार्ड एसिड्स कंसीडर होंगे। लिथियम है, सोडियम है, ठीक है। इसी तरह से बेरिलियम है, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। इसी तरह से ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं 3D सीरीज के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, ठीक है, आयरन 3 पॉजिटिव है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है। तो 3D सीरीज के एलिमेंट्स विद हाई पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसी तमाम स्पीशीज जो हैं कि जिनका स्मॉल साइज है और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, दे एक्ट एज हार्ड एसिड्स। उसके मुकाबले में अगर सॉफ्ट एसिड्स की बात की जाए तो ये बिल्कुल जस्ट इसका ऑपोजिट होते हैं। इनका साइज लार्ज होता है, ये लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज साइज, और लार्ज साइज के जो एटम्स होते हैं वो मोर पोलराइजेबल होते हैं। सो ये मोर पोलराइजेबल होते हैं, दे आर मोर पोलराइजेबल, एंड दे हैव लेस और नो चार्ज। अगर चार्ज ना हो, लेस और नो चार्ज, लेस और नो पॉजिटिव चार्ज। इनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज नहीं होता या बहुत कम होता है, ठीक है। तो ऐसी तमाम स्पीशीज जिनके ऊपर, ऐसे तमाम मेटल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, मेटल्स जब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं या एलिमेंट्स जब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं या उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है, तो तब हम उन स्पीशीज़ को जो है वो सॉफ्ट एसिड्स कंसीडर करते हैं। तो आ जाए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स में ट्रांजिशन मेटल्स की मैं पहले बात करूंगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को डिस्कस करना है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आमतौर पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, तो इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो उनमें से कौन सॉफ्ट है और कौन हार्ड है। तो ये देखिएगा, सिल्वर, अब आपको पता है सिल्वर का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, इसका मतलब उसका साइज लार्ज होगा। तो सिल्वर अगर इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है तो ये एक सॉफ्ट एसिड कंसीडर होगा। इसी तरह से लेड 2 पॉजिटिव, आपको पता है लेड जो है उसका एटॉमिक नंबर हाई है, तो जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर हाई होता है इसका मतलब उनका साइज लार्ज होता है, तो हाई एटॉमिक नंबर है। इसी तरह से मर्क्यूरी Hg2 पॉजिटिव। इसी तरह से 4D और 5D सीरीज के अंदर जितने भी मेटल्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स, 4D और 5D सीरीज, 4D एंड 5D सीरीज के जो मेटल्स हैं, ये तमाम मेटल्स जो हैं ये सॉफ्ट एसिड कंसीडर होते हैं, बिकॉज 4D और 5D में हैवियर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स होंगे, उनका साइज लार्ज होगा। तो ये एलिमेंट्स जो हैं ये सॉफ्ट एसिड के तौर पर एक्ट करेंगे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हार्ड एसिड्स कौन से हैं, सॉफ्ट एसिड कौन से हैं, और आपको एलिमेंट को देख के थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए कि ये सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा। तो हार्ड
एसिड्स वो एसिड्स होंगे जिनका साइज स्मॉल होगा, जो लेस पोलराइजेबल होंगे और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। जिन भी स्पीशीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है वो हार्ड एसिड कंसिडर होंगे, जबकि इसके मुकाबले में जो सॉफ्ट एसिड है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, वो लार्ज साइज के एलिमेंट्स होंगे, उनको हम सॉफ्ट एसिड्स कंसिडर करेंगे। और अब बात करेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस की। सो हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस क्या होती है? सो हार्ड बेसिस एंड सॉफ्ट बेसिस, hard bases just like hard acids are of small size। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा, अकॉर्डिंग टू द लुईस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि जो बेसिस होती हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करता है ये बात यहाँ पे क्लियर। वैसे तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए जो लुईस कॉन्सेप्ट की है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता दूँ आपको कि अकॉर्डिंग टू आपने लुईस कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि बेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होती हैं। तो बेटा तमाम जो एनाइंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो एनाइन सारे बेस के तौर पर एक्ट करते हैं। इसके अलावा वो स्पीशीज़ जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो स्पीशीज़ जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तमाम स्पीशीज़ भी एक्ट करती हैं एज बेसिस। ये आपको आइडिया होना चाहिए। एनाइंस भी और लोन पेयर जिनके पास होता है, जिनका सेंट्रल एटम जो है ऑक्टेट कंप्लीट होता है जिन स्पीशीज़ का, और उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आपको आइडिया होगा तो फिर आपको हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब हार्ड बेसिस जस्ट लाइक हार्ड एसिड्स आर ऑफ स्मॉल साइज, इनका साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज, ठीक है। और इनमें जो डोनर एटम होता है, donor atom is of high electronegativity। जो डोनर एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। और इसके मुकाबले में अगर सॉफ्ट बेसिस की हम बात करेंगे तो जो सॉफ्ट बेसिस होती हैं दे आर ऑफ लार्ज साइज, इनका साइज लार्ज होता है, और डोनर एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर जो डोनर एटम है, डोनर एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, ठीक है। उन स्पीशीज को हम सॉफ्ट बेसिस कंसिडर करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से आपको बात मजीद क्लियर होगी। वाटर की अगर बात करें तो वाटर में जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और वो स्पीशीज जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, साइज स्मॉल हो। ऑक्सीजन आपको पता है साइज स्मॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। तो अगर साइज स्मॉल हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, तो ऐसी बेस को हम हार्ड बेस कंसिडर करेंगे, तो वाटर विल बी कंसिडर्ड एज अ हार्ड बेस। इसी तरह से फ्लोराइड F नेगेटिव की अगर हम बात करें, F नेगेटिव आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, साइज स्मॉल होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, साइज स्मॉल, ये भी एक हार्ड बेस कंसीडर होगा। Cl नेगेटिव, ठीक है, आपको पता है क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज इसका थोड़ा सा लार्ज है, बट इट इज़ अ हार्ड बेस। इसी तरह से आप देखें अगर सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर जो डोनर एटम है सल्फेट के अंदर वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का साइज स्मॉल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो इसलिए सल्फेट जो है इट इज़ अ हार्ड बेस। इसी तरह से फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, ये जो फॉस्फेट आयन होता है ये एक हार्ड बेस होता है। क्यों हार्ड बेस है? यहाँ पर डोनर एटम ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरह से जो परक्लोरेट आयन होता है ClO4 नेगेटिव, यहाँ पर भी डोनर एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इट इज़ ऑल्सो अ हार्ड बेस। इसी तरह हार्ड बेस की और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। हार्ड बेसिस में जो है वो अगर हम मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूं तो जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स आर कंसीडर्ड एज हार्ड बेस बिकॉज अल्कोहल में जो डोनर एटम है दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं और ये डोनेट करता है, तो
तो इसका मतलब ये भी हार्ड जो है वो बेस है। इसी तरह से एल्कोक्साइड आइंस में जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन है, स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरह से जो ईथर्स होती हैं, ईथर्स ROR, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज हार्ड बेस बिकॉज यहाँ पर भी डोनर एटम क्या है, ऑक्सीजन है। इसी तरह से जो अमोनिया है, अमोनिया में जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन आपको पता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल साइज, तो इसका मतलब ये भी क्या है, हार्ड बेस है। इसी तरह से अल्काइल अमाइंस RNH2, ठीक है, यहाँ पर डोनर एटम नाइट्रोजन है। तो आपको पता एक सिंपल सी बात ये पता होनी चाहिए कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो वो स्पीशीज जिनके अंदर डोनर एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वगैरह होते हैं वो सारी हार्ड बेसिस होती हैं। सॉफ्ट बेसिस में जो साइज होता है वो लार्ज होता है, सॉफ्ट बेसिस का लार्ज साइज होता है और डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप हैलोजेंस में, हैलाइड आइंस में अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की अगर बात करें तो ये जो आयोडाइड आइन है, अब इसका साइज लार्ज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये सॉफ्ट बेस है कंपेयर टू फ्लोराइड। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ये अल्कोहल है, अल्कोहल में अगर मैं ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता हूँ विद सल्फर RSH, तो यहाँ पे अब सल्फर जो है उसका साइज ऑक्सीजन के मुकाबले में लार्ज होता है। जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो ऑक्सीजन से नीचे सल्फर आता है, तो सल्फर का जो साइज है वो कंपैरेटिवली लार्जर है देन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर डोनर एटम चूंकि सल्फर है लार्ज साइज का हो गया, तो इसलिए ये एक सॉफ्ट बेस कंसीडर होगा। इसी तरह से RSR, ठीक है, RS नेगेटिव, जहां पर ऑक्सीजन है अगर वहां पे मैं सल्फर कर देता हूं तो ये सॉफ्ट बेस में चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि सल्फर लार्ज साइज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इसलिए वो तमाम कंपाउंड्स जिसमें डोनर एटम का साइज लार्ज होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, R3P, ये नाइट्रोजन के नीचे, आपको पता है नाइट्रोजन के नीचे ग्रुप में फास्फोरस आता है, उसका साइज लार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो वो तमाम स्पीशीज जिनमें फास्फोरस डोनर एटम होगा वो सॉफ्ट बेस के तौर पर एक्ट करेंगी। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको बताई हार्ड सॉफ्ट बेसिस की, इसी तरह से हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स की। अब हम बात करेंगे शैप प्रिंसिपल क्या है, ये शैप प्रिंसिपल आपको क्या बताता है। सो लेट अस टॉक अबाउट द शैप प्रिंसिपल, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेस प्रिंसिपल। So let us talk about this. According to acid base concept, जो एसिड बेस रिएक्शन है, एक जनरल एसिड बेस रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, A+B goes to AB। यहाँ पर ये A हमारे पास एसिड है, B बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, और ये एसिड ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, और ये बेस है, बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है, दोनों कंबाइन करते हैं और इन दोनों के दरम्यान में एक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है और इस तरह से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कितना स्टेबल है, इसके बारे में हमें शैप प्रिंसिपल बताता है। तो अकॉर्डिंग टू शैप प्रिंसिपल, ये जो AB कॉम्प्लेक्स है इट विल बी अ वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स इफ बोथ एसिड एंड बेस आर हार्ड। अगर एसिड और बेस दोनों हार्ड होंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है AB कॉम्प्लेक्स, इट विल बी अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। और या अगर A और B दोनों सॉफ्ट हैं, एसिड और बेस दोनों सॉफ्ट हैं, तो तब भी ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये स्टेबल होगा। ये हमें शैप प्रिंसिपल बताता है कि अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर एसिड और बेस दोनों हार्ड हैं या एसिड और बेस दोनों सॉफ्ट हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल होगा। बट इन केस अगर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक जो स्पीशीज है वो वेरी हार्ड है और एक जो है वो वेरी सॉफ्ट है, मतलब एसिड जो है वो वेरी हार्ड है और बेस वेरी सॉफ्ट है, या एसिड वेरी सॉफ्ट है बेस वेरी हार्ड है, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स जो है वो लीस्ट स्टेबल होगा। सो दिस इज हाउ शैप प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ वी हैव अ choice of a reaction between an acid and two bases or between a base and two acids, अगर हमारे पास ये चॉइस हो कि हमने एक एसिड का रिएक्शन करना है विद टू बेसेस और या फिर एक बेस का रिएक्शन करना है विद टू
acids, तो according to this principle a soft acid will prefer to combine with a soft base and a hard acid will prefer to combine with a hard base to result in a stable compound. ठीक है, ये प्रिंसिपल है कि जो हार्ड एसिड होता है इट प्रेफर्स टू कंबाइन विद अ हार्ड बेस, और सॉफ्ट एसिड जो होता है इट प्रेफर्स टू कंबाइन विद अ सॉफ्ट बेस, ताकि जो कॉम्प्लेक्स बने वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बने. सो दिस इज शैप प्रिंसिपल. अभी जो शैप प्रिंसिपल है इसकी वेरियस एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे. उन एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन है, हम शैप प्रिंसिपल की मदद से जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होती है, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को हम देख सकते हैं कि स्टेबल कंपाउंड है या नहीं है. सो लेट अस जस्ट टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ शैप प्रिंसिपल. शैप प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस क्या हैं? सो एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो एप्लीकेशंस में से पहली एप्लीकेशन जो है शैप प्रिंसिपल की, वो ये है प्रिडिक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. हम शैप प्रिंसिपल की मदद से देख सकते हैं कि वेदर अ कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल और नॉट. स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का हम इससे पता चला सकते हैं. किस तरह से पता चला सकते हैं? सपोज मैं एक रिएक्शन कैरी आउट करता हूँ. रिएक्शन क्या जी? मैं सिल्वर का रिएक्शन करता हूँ, सिल्वर आयन और आयोडाइड आयन का मैं रिएक्शन करता हूँ, 2 आयोडाइड आयंस का. यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेशन होगी AgI2 नेगेटिव की, और मैं रिएक्शन करता हूँ सिल्वर आयंस का विद फ्लोराइड आयंस, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगी AgF2. इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ताकि हम यहाँ मेंशन कर सकें कि हार्ड सॉफ्ट कौन सा है. यहाँ पे सिल्वर आयन है जी मेरे पास, और मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूँ विद फ्लोराइड आयंस टू AgF2 नेगेटिव. नाउ हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है. तो हम शैप प्रिंसिपल को जो है वो यूज़ करते हुए ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कैटाइंस एसिड होते हैं. तो ये कैटाइन है, इसका मतलब ये एसिड है. कौन सा एसिड है, सॉफ्ट या हार्ड? आपको ये भी बताया था कि जो लार्ज साइज के मेटल्स होते हैं जिनका पॉजिटिव चार्ज कम होता है, तो आपको पता है सिल्वर का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है. जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है इसका मतलब होता है कि उनका साइज भी लार्ज है. तो इसका साइज लार्ज है, और कैटाइन का साइज लार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो, तो इसका मतलब वो सॉफ्ट एसिड होता है. तो ये एक सॉफ्ट एसिड है. ठीक है. नेगेटिव आयंस आपको बताया था क्या होते हैं, बेस होते हैं. तो ये एक बेस है. अब कौन सी बेस है? ये आयोडाइड आयन. आपको पता है फ्लोरीन, फिर उसके नीचे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, आयोडाइन आता है हैलोजेंस में. तो जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो साइज लार्ज होता है. तो आयोडाइड आयन का साइज लार्ज है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. तो अगर नेगेटिव आयन का साइज लार्ज हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, तो वो सॉफ्ट बेस होता है. तो ये सॉफ्ट बेस है. तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है जी, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स में एसिड भी सॉफ्ट है और बेस भी सॉफ्ट है. और अकॉर्डिंग टू शैप प्रिंसिपल, जो सॉफ्ट एसिड्स होते हैं दे प्रेफर टू कंबाइन विद द सॉफ्ट बेस, और हार्ड एसिड्स प्रेफर टू कंबाइन विद द हार्ड बेस. अब चूंकि यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है. और उसके मुकाबले में अगर यहाँ पे देखें तो ये चूंकि सॉफ्ट एसिड है, और अगर ये फ्लोराइड की बात करें तो मैंने आपसे ये कहा था कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉल साइज. तो अगर नेगेटिव आयन का साइज स्मॉल हो, उसका जो चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा हो, तो वो हार्ड बेस कंसीडर होता है. तो जो बेस है हमारे पास वो हार्ड बेस है. तो चूंकि एसिड सॉफ्ट है, बेस हार्ड है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा. तो ये एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है. तो दिस इज हाउ बाय यूजिंग द शैप प्रिंसिपल वी कैन प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म. हम कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिएगा.
कोबाल्ट के दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव प्लस 6F नेगेटिव, it forms cobalt COF6 3 नेगेटिव। ये कोबाल्ट जो है वो फ्लोराइड आयंस के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट 3। इसी तरह से कोबाल्ट का मैं एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ आयोडाइड के साथ, COI3I6 3 नेगेटिव। अब अगर देखें ये 3D सीरीज है, 3D सीरीज के जो मेटल्स होते हैं वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने कहा था कि वो हार्ड एसिड्स होते हैं। तो ये जो एसिड है ये हार्ड है, हार्ड एसिड, और ये जो बेस है स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी हार्ड है, हार्ड बेस। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है कॉम्प्लेक्स के अंदर वो हार्ड और हार्ड का कॉम्बिनेशन है, तो हार्ड और हार्ड का कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें तो जो एसिड हार्ड है, हार्ड एसिड कोबाल्ट इज हार्ड एसिड, और आयोडाइड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लार्ज साइज, इसका मतलब ये सॉफ्ट बेस है, और जो सॉफ्ट बेस और हार्ड एसिड का कॉम्बिनेशन होगा वो अनस्टेबल होगा, तो ये लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो बाय यूजिंग शैप प्रिंसिपल हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम? वी कैन डिटरमाइन द कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन के कोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग द शैप प्रिंसिपल। तो कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम इसकी मदद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है लिथियम आयोडाइड, और मैं इसका रिएक्शन कर देता हूँ सीजियम फ्लोराइड के साथ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा। तो आप ये देखें, लिथियम स्मॉल साइज है, आपको पता है जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, फिर सोडियम, तो टॉप के ऊपर आ रहा है, जो एलिमेंट टॉप के ऊपर होगा लिथियम प्लस, जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब एसिड है, और स्मॉल साइज है तो हार्ड एसिड है, तो ये हार्ड एसिड है, ठीक है। और इसके साथ जो आयोडाइड आयन है, आयोडाइड हमने पहले भी बात कर ली कि ये एक सॉफ्ट बेस है, ठीक है। और यहाँ पर सीजियम जो है वो अल्कली मेटल्स में बॉटम पे आता है, तो ये एक सॉफ्ट एसिड है, पॉजिटिव चार्ज एसिड है, और लार्ज साइज की वजह से ये सॉफ्ट एसिड है। और फ्लोराइड आयन जो है वो हार्ड बेस है। तो अगर हम इनको इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन के नतीजे में सपोज कि ये जो लिगेंड्स हैं या एनाइंस हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, लिथियम के साथ जो है वो फ्लोराइड आ जाता है, और सीजियम के साथ जो है वो आयोडाइड आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिथियम जो है वो हार्ड है, और फ्लोराइड भी हार्ड है, और सीजियम जो है वो सॉफ्ट है, और आयोडाइड भी सॉफ्ट है। तो चूंकि इस रिएक्शन में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो स्टेबल कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। और अगर मैं देखना चाहूँ कि ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, तो रिवर्स डायरेक्शन में मतलब अगर मैं लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड को मिक्स करता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ क्या लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड से इन दोनों की फॉर्मेशन होगी, तो नहीं होगी, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है लिथियम आयोडाइड का और सीजियम फ्लोराइड का, ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं। यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन बने हुए, और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। सो स्टेबल अनस्टेबल में चेंज नहीं होगा, ये अनस्टेबल फॉर्म में है तो ये स्टेबल में चेंज हो सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट द कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग शैप प्रिंसिपल। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हम शैप प्रिंसिपल की मदद से और क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं जी? सिम्बियोसिस एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। सिम्बियोसिस क्या होती है, ये बात करते हैं। सिम्बियोसिस सिम्बियोसिस क्या जी? कि अगर किसी सेंटर पर ऑलरेडी
जो है वो हार्ड सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, तो a hard substituent prefers to combine symbiosis कि अगर आपके पास कोई सॉफ्ट लिगेंड है तो सॉफ्ट लिगेंड जो होता है इट प्रेफर्स टू कंबाइन विद अ सेंटर विच ऑलरेडी हैज़ सॉफ्ट लिगेंड्स, और जो हार्ड लिगेंड होता है इट प्रेफर्स टू कंबाइन विद अ सेंटर ऑलरेडी हैविंग हार्ड लिगेंड्स। इसको आप एग्जांपल से ज़रा इस तरह से समझिएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास बोरॉन है और बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन अटैच, ठीक है। अब ये जो फ्लोराइड आयन होता है आपको पता है ये हार्ड बेस होता है, तो अगर हम क्या करें, अगर हम F नेगेटिव अटैच कर दें, F नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराएं तो ये F नेगेटिव इजीली बोरोन के साथ अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा BF4 नेगेटिव, ठीक है। ये हार्ड लिगेंड है, और हार्ड लिगेंड जो होता है इट प्रेफर टू कंबाइन विद द सेंटर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द हार्ड लिगेंड। अब ये चूंकि ये वाला जो सेंटर है इसके साथ ऑलरेडी हार्ड लिगेंड्स अटैच हैं, तो हार्ड लिगेंड्स में दे प्रेफर टू कंबाइन विद द सेंटर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद हार्ड लिगेंड। और जो इसी तरह और एग्जांपल भी देखिएगा, BH3 है H नेगेटिव, तो ये बन जाएगा BH4 नेगेटिव। अब यहाँ पे हाइड्राइड आयन ऑलरेडी अटैच है सेंटर के साथ, तो हाइड्रोजन जो है BH3 के साथ जो है वो जाके अटैच हो जाएगा। और जो मिक्स्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो प्रेफर्ड नहीं होते हैं, मिक्स्ड कॉम्प्लेक्सेस प्रेफर्ड नहीं होते हैं। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है, देखिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें लगा हुआ है BF3H नेगेटिव, और एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स है जिसमें BH3F नेगेटिव है। अब ये मिक्स कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पे सेंटर के साथ फ्लोराइड 3 लिगेंड लगे हुए हैं और हाइड्रोजन लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और 1 फ्लोरीन है। तो अगर हम इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो जो सिमिलर लिगेंड्स होते हैं दे टेंड टू फ्लॉक टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ अटैच रहना पसंद करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर H ज़्यादा है तो ये H इधर मूव कर जाएगा, F इधर मूव कर जाएगा, और आपके पास बन जाएगा जी BF4 नेगेटिव प्लस BH4 नेगेटिव, ठीक है। ये सिम्बियोसिस कहलाती है। उसके बाद फिर हम जो है वो शैप प्रिंसिपल की मदद से हम जो है वो पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट क्यों होती है, आप लोगों को पता होगा कि हम मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर मेटल्स को, ट्रांजिशन मेटल्स को यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट, तो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में हम मेटल्स को यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। आप लोगों को पता है जैसे हाइड्रोजनेशन हम करते हैं तो हम निकल को, प्लाटिनम को या प्लाटियम को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, वनेडियम को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जैसे प्लाटिनम है, जैसे निकल है, जैसे प्लाडियम है, ठीक है, जैसे वनेडियम है, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये अक्सर यूज़ होते हैं एज अ कैटलिस्ट इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं, और मेटल्स भी हैवी मेटल्स हैं, इसका मतलब लार्ज साइज़ की हैं, और इनका चार्ज ज़ीरो है, मेटल ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब मेटल का साइज़ लार्ज हो और मेटल के ऊपर चार्ज बहुत कम हो या ज़ीरो चार्ज हो, तो ऐसी मेटल्स जो होती हैं वो सॉफ्ट कहलाती हैं। तो ये जो मेटल्स हैं ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है, ये सॉफ्ट एसिड्स के तौर पर एक्ट करती हैं। अब ये जो सॉफ्ट एसिड्स हैं, अगर आप क्या करें, जब आप इनको कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करते हो तो जो सॉफ्ट बेसिस होती हैं वो इन मेटल्स के साथ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। जब मेटल का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो अब मेटल नहीं रहेगी, अब वो कॉम्प्लेक्स में चेंज होगी है, सो ये कैटलिस्ट का काम नहीं करेगी, ठीक है। कैटलिस्ट का काम तब ये करती है मेटल जब ये प्योर मेटल की फॉर्म होती है, जब ये कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएंगी तो ये फिर कैटलिस्ट का काम नहीं करेंगी या इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, इसे हम कहते हैं पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो जब भी हमने इन मेटल्स को यूज़ करना होता है एज अ कैटलिस्ट तो हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सॉफ्ट बेसिस प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अब सॉफ्ट बेसिस क्या होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये एक सॉफ्ट बेस है क्योंकि यहाँ पे जो डोनर एटम है वो कार्बन है, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये एक सॉफ्ट बेस के तौर पर एक्ट करता है, तो ये सॉफ्ट बेस है और ये निकल, प्लाटिनम, प्लाडियम की पॉइजनिंग कर सकती है। इसी तरह से जो अल्काइंस होती हैं, अल्काइंस भी सॉफ्ट बेसिस होती हैं, अल्काइंस।
ठीक है। अल्काइंस में जो डोनर एटम्स हैं वो कार्बन्स होते हैं, आपको पता है अल्काइंस में कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट होते हैं। तो यहाँ पे डोनर एटम कार्बन्स हैं और कार्बन आपको पता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो सॉफ्ट बेस के तौर पर एक्ट करता है। इसी तरह से जो एरोमेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो भी सॉफ्ट बेसिस के तौर पर एक्ट करते हैं। इसी तरह से फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फॉस्फोरस का साइज लार्ज है, ये भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आर्सेनिक है, ये भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी सॉफ्ट बेस का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो सॉफ्ट बेसिस हैं दे बाइंड टू द एक्टिव साइड्स ऑफ द मेटल, और मेटल की पॉइजनिंग हो जाती है, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये जो पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट है, शेप प्रिंसिपल इसको समझने में भी हमारी मदद करता है। इसके अलावा नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन की बात करेंगे, अक्रेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर। occurrence of metals in nature। हमें नेचर के अंदर बहुत सारी मेटल्स मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर ओर्स, अपने मिनरल्स की फॉर्म में, ओर्स की फॉर्म में हमें बहुत सारी मेटल्स जो हैं वो नेचर के अंदर मिलती हैं। अब नेचर के अंदर जो मेटल्स हैं वो हमें मिनरल्स की फॉर्म में मिलती हैं। तो वो मिनरल्स किस किस्म के होते हैं? अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, ठीक है, या एल्यूमिनियम है, तो अगर हम देखें तो ये नेचर के अंदर हमें या तो मिलते हैं अपने कार्बोनेट्स की फॉर्म में या ऑक्साइड्स की फॉर्म में, ठीक है, कार्बोनेट्स की फॉर्म में या ऑक्साइड की फॉर्म में या हैलाइड्स की फॉर्म में। उसकी क्या वजह है कि ये जो कैल्शियम है ये आपको पता है हार्ड एसिड है, मैग्नीशियम हार्ड एसिड है, एल्यूमिनियम हार्ड एसिड है, 3 पॉजिटिव फॉर्म है, ये हार्ड एसिड्स हैं। कार्बोनेट्स क्या हैं? कार्बोनेट्स जो होते हैं वो हार्ड बेस होते हैं, कार्बोनेट, ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और स्मॉल साइज का है। ऑक्साइड O2 O नेगेटिव 2, हैलाइड, ठीक है, F नेगेटिव और Cl नेगेटिव, ये हार्ड है। अब बेटा ये जो कंपाउंड्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये आपको या तो कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलेंगे नेचर के अंदर, या ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगे, या हैलाइड की फॉर्म में। जैसे कैल्शियम जो है वो नेचर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में पाया जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्म में पाया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये हार्ड एसिड्स हैं और ये हार्ड बेसिस हैं, तो इनके कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं और ये अपने स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में नेचर के अंदर पाए जाते हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो नेचर के अंदर अगर आपको सिल्वर है, सिल्वर या मर्करी Hg2+ या लेड, ठीक है। अब ये आप देखें कि ये हैवी मेटल्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर लार्ज है, ये प्लस चार्ज ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एसिड है, लेकिन इनका जो हाई एटॉमिक नंबर है इसका मतलब इनका साइज लार्ज होगा। और जिन मेटल्स का साइज लार्ज होता है और उनका पॉजिटिव चार्ज कम होता है वो सॉफ्ट एसिड्स होती हैं। तो ये सॉफ्ट एसिड्स हैं। तो सॉफ्ट एसिड्स जो हैं वो नेचर के अंदर ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं कि जिनमें इनका कॉम्प्लेक्स सॉफ्ट बेस के साथ बनाता है। फॉर एग्जांपल सिल्वर जो है वो सिल्वर सल्फाइड की फॉर्म में आपको मिलता है नेचर के अंदर, मर्करी मर्क्यूरिक सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है, लेड सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ये सल्फाइड की फॉर्म में क्यों मिलते हैं? जो सल्फर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, उसका साइज लार्ज है, सो ये सॉफ्ट बेस है और ये सॉफ्ट एसिड्स हैं। तो ये आपको नेचर के अंदर इस फॉर्म में मिलते हैं क्योंकि इस तरह इनका स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अलबत्ता वो वाले मेटल्स जो कि बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं, मतलब हार्ड और सॉफ्ट के दरमियान होते हैं, वो वाले मेटल्स आपको कार्बोनेट्स की फॉर्म में भी मिलेंगे, ऑक्साइड की फॉर्म में भी और सल्फाइड की फॉर्म में भी मिलेंगे। जैसे निकल जो है वो निकल कार्बोनेट की फॉर्म में भी मिलेगा आपको, निकल सल्फाइड की फॉर्म में भी मिलेगा क्योंकि वो बॉर्डर लाइन केस है, मतलब वो हार्ड और सॉफ्ट के दरमियान में आती है। तो ऐसे मेटल्स जो कि हार्ड और सॉफ्ट के दरमियान में आते हैं, बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं, वो आपको दोनों फॉर्म्स में मिलते हैं। वो ऑक्साइड कार्बोनेट हैलाइड की फॉर्म में भी मिलेंगे आपको, वो सल्फाइड्स की फॉर्म में भी मिलेंगे, ठीक है। अब बेटा एक बात यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट मुझे बतानी है और इसके साथ ये हमारा टॉपिक जो है वो आज का कंप्लीट हो जाएगा। वो बात ये कि ये जो हार्ड एसिड्स होते हैं
और जो हार्ड बेसिस होती हैं, इनके दरम्यान में जो इंटरैक्शंस होते हैं, हार्ड एसिड और हार्ड बेसिस के जो इंटरैक्शंस होते हैं, ये इंटरैक्शंस जो हैं ये आयोनिक इंटरैक्शंस होते हैं, जबकि सॉफ्ट एसिड्स और सॉफ्ट बेसिस की जो इंटरैक्शंस हैं वो कोवेलेंट इंटरैक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लार्ज साइज़ के होते हैं और लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलराइजेबल होते हैं, और जितना मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, स्पीशीज़ जो होती हैं वो पोलराइजेबल हों, उतना उनके जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। सो आज तक के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, और घरों में रहिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ।